ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 12 का 20। अब इस सवाल में क्या है कि हम यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। सही है, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर मैं इसको पहले से कंपेयर करूँ ना यार, यहाँ पे देखो एक हमारा रिएक्शन, एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स यहाँ लग रही है, तीन फोर्सेस लग रही हैं। इसका मतलब हमारे पहली बात तो सेक्शंस जो हैं वो दो हो जाएंगे, तीन सेक्शन हो गए, एक एरा, सही है, दूसरा एरा और तीसरा एरा। तो एक स्टेप बढ़ गया, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, तो हम इसमें डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे पहली बात। जबकि ये देखो ये वाला सवाल जो है काफ़ी सिंपल है, बस दो फोर्सेस लग रही हैं और उनके बीच में वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लग रही हैं। और ऊपर भी जो है हमारे पास जो सवाल है उस पर दो फोर्सेस हैं और बीच में एक लोडिंग है। मेरे ख्याल से ऐसे नहीं पता चलेगा। यहाँ पर हमने जो मालूम करना है ना, वो सिर्फ हमने मैक्सिमम v और मैक्सिमम मोमेंट मालूम करना है, शेयर और मोमेंट। जबकि इस सवाल में इन लोगों ने मांगा हुआ क्या है, ये देख लेते हैं। इस सवाल में इन लोगों ने बोला है क्या मालूम करो डेरिवेटिव dy/dx और डिफ्लेक्शन कर्व मतलब y = fx मालूम करना है। तो ज़ाहिर है डेरिवेटिव किस फॉर्मूले में आता है, ei dy² समीशन mx। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इन लोगों ने स्लोप मांगा हुआ है dy/dx या थीटा मांगा हुआ है, इसको हम थीटा भी बोलते हैं dy/dx को, तो जब ये मांगा हुआ है तो हमें पता है कि यार डबल इंटीग्रेशन का फार्मूला ही यूज़ होगा ताकि हमें पता चल जाए। सही हो गया। और मेरे ख्याल से आप इन सबको जो है ना मैकॉलिस फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। मैकॉलिस क्या होता है कि ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ करते हो आप, कि जैसे आप ये लगाया पॉइंट लोड के लिए क्या होता है, पॉइंट लोड के लिए होता है कि जैसे आर बी है तो आर बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए वो डिस्टेंस है जो आर बी लगेगा। आर बी का कितना डिस्टेंस है, तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 20 है शायद, तो -20। तो अगर आपका x जो है वो 20 से छोटा है ना, जैसे 19 है, तो ये वैल्यू अंदर की नेगेटिव हो जाएगी, तो आर भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये मैकॉले फंक्शन है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। अभी इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक बीम लगी हुई है आपकी सुकून से, कुछ भी नहीं हो रहा। एक रिएक्शन आर यहाँ लग रही है, एक रिएक्शन आर बी यहाँ लग रही है और एक आपकी यहाँ पे सी लग रही है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, सही है। यहाँ पे आपका जो है x1 जा रहा है यहाँ से और यहाँ से x2 आ रहा है। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है x2 की, आप x1 से ही सॉल्व करें सिर्फ। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रिएक्शंस मालूम करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली जब तक मालूम नहीं होता तब तक इंटरनली पता नहीं चलेगा। समीशन FI लगा दिया, RA पॉजिटिव RB पॉजिटिव और ये जो फोर्स लगी रही है 50 की 8 की ये नेगेटिव, RA पॉजिटिव RB पॉजिटिव और जो 8 की फोर्स लगी है वो नेगेटिव। तो एक इक्वेशन ये बन गई। फिर समीशन मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव = 0। यहाँ पर हमारा मोमेंट कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, सही। तो 20 का हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, 20 का हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और RB इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और RA भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, हैं ये क्या, तो ये तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा पॉइंट ए पे लिया है मोमेंट, ओह सॉरी पॉइंट ए पे लेना है आपने। मैं वापस बताऊँ आपको, हमने लिया मोमेंट एट पॉइंट ए, तो ए पर ले गया तो ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और आर ए आपका लगाएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ मोमेंट पे जो फोर्सेस हैं वो मोमेंट नहीं बनाती, सही है। आर बी का कितना डिस्टेंस है, आर बी का डिस्टेंस है 20, तो मतलब ये डिस्टेंस 20 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और 8 क्या लग रहा है और ये है 10 डिस्टेंस, सही है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, टोटल 30 हो गया। यहाँ हमने मोमेंट, ये आसान चीज़ है, मोमेंट आपने निकाल लिया, आर बी आ गया, आर बी की वैल्यू उसमें डाली, ऊपर आर ए आ गया, दोनों आ गई। अब हम सेगमेंट काटेंगे, ए बी काटूंगा मैं यहाँ पे। अब ए बी हमारा कहाँ कट सकता है, 0 से लेके 20 तक कहीं भी कट सकता है, आर ए से आर बी तक कहीं भी कट सकता है, यहाँ भी कट सकता है, लेकिन हम शो करने के लिए सिर्फ सेंटर में काटते हैं, लेकिन असल में सेंटर नहीं होता, ये डिस्टेंस होता है x जो हमें पता नहीं है, सही हो गया। तो हमने यहाँ पे पहला पोर्शन काट दिया, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला पोर्शन काटने के बाद हमारा जो शेयर है फोर्स वो ये लग गई और मोमेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज उल्टा ले लिया, क्योंकि एंड पे हमारा क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो काटने के बाद हमने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। और शेयर डाउनवर्ड्स आ गया, हमारा ऊपर x आ गया, आर ए आ गया, काफ़ी सिंपल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मोमेंट लगाया अच्छा जब काटोगे ना तब हमेशा पॉइंट O पे मोमेंट लोगे, ये पॉइंट O है, तो जब मैंने मोमेंट एट पॉइंट O लिया
और क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव रखा है, तो मेरा आर ए जो है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो आर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एम। ये एम एक्स जो है ये डिस्टेंस नहीं है x1, ये सिर्फ बताने के लिए है कि एम एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ शो करने के लिए। तो ये क्या आ गया आपका, इसको हम कहते हैं एक अगर एक्स होती है तो लीनियर, मतलब हमारी जो लाइन बनेगी वो यहाँ तो यूँ बनेगी, यहाँ यूँ बनेगी, इस तरह बनेगी। सेकेंड थिंग हमारा, अच्छा ये क्या हुआ है, दोनों सेगमेंट को अलग अलग इंटीग्रेट किया हुआ है। ये सेगमेंट जैसे ए बी आया तो ए बी को आपने सॉल्व करा पूरा, फिर सेगमेंट बी सी आया, फिर सेगमेंट बी सी को अलग सॉल्व किया। यार अलग अलग क्यों सॉल्व किया, मेरे ख्याल से तो एक ही बार आपने सॉल्व कर देना चाहिए। अच्छा ये मैं बताता हूँ बाउंड्री और मैचिंग कंडीशन क्या होती है। इनको हम एक ही बार कर देना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ हमने ग्राफ बनाना है क्या, ये सवाल यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। ओ भाई क्या हो गया, बड़ा लंबा सवाल है भाई, ये तो यहाँ तक आ रहा है। तो चलो यार, जो सर के मेथड से ही पढ़ा रहा हूँ मैं भी ये नहीं सोच रहा कि क्यों काटा है ये वो ये। तो पहले हमने सेगमेंट एक ले लिया, उसको पूरा सॉल्व कर लिया, फिर सेगमेंट दूसरा ले लिया, उसको पूरा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने सेगमेंट यहाँ से काटा, सही है, यहाँ से काट दिया, तो मेरे पास ये सेगमेंट बन गया। इस सेगमेंट को मैं पूरा शुरू से एंड तक सॉल्व करूँगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लेक्सर इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं समीशन मोमेंट एट एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स। अब हमने यहाँ पे समीशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम पूरी बॉडी को नहीं सॉल्व कर रहे, हम सिर्फ एक पार्ट को, पूरी बॉडी को करते हैं तो हम समीशन एम एक्स ले लेते, सही है, सिंपल। एक बॉडी को करना है तो हमने एम एक्स हमारा क्या है 5x1, 5x यहाँ पे डाला, ई आई डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसको डबल इंटीग्रेट करना है ताकि आपको वाई वगैरह वाई मिल जाए और स्लोप मिल जाए। एक बार इंटीग्रेट किया, ये आ गया। इंटीग्रेशन पता है ना कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेट करूँगा 5 बाहर आ जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक बार देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। सेकंड हमने इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, ई आई, यहाँ पर वाई क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर वाई आएगा क्योंकि ये डेरिवेटिव हटेगा तो ये वाई बन जाएगा। इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूँगा ना तो वाई रह जाएगा सिर्फ y1। तो सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा, c1 के साथ x लग जाएगा और c2 हमारे पास आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, कोई इसमें इतना सोचने वाली सीन नहीं है। बाउंड्री कंडीशन कहते हैं कि हम यहाँ पे बाउंड्रीज़ को चेक करें, जो इनके कोने हैं ना, कॉर्नर्स, वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ChatGPT भी किया हुआ था। देखो वो कह रहा है बाउंड्री कंडीशन में कि हाउ द स्ट्रक्चर बिहेव एज इट एंड्स और एजेस, इसकी एजेस पे। तो ये हमने चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो आर वाई है, यहाँ पर तो एक फोर्स है, समझो यहाँ पे टेबल रखी हुई है, यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकती ना। जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो यूँ होगी या यूँ हो जाएगी अगर नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है। तो आपका जो x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पर जो y है, मतलब y वर्टिकल डिस्टेंस वो 0 है इस पॉइंट पर, सही है। पहले तो हमने ये बोल दिया। तो हमने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगाई, x इक्वल टू 1 ओ 0, y इज इक्वल टू 0। तो मैंने अब मेरा y कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो मैं इक्वेशन 2 का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 में डाला तो मेरे पास C2 की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं, एक और चीज़ हमने गौर किया, हमने बोला यार कि जब मैं 20 के डिस्टेंस पे देखता हूँ ना तो एक टेबल यहाँ पे भी रखी हुई है। ओए होए क्या बात है, तो मतलब हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ तो यूँ होगी, ऐसा ही है ना। तो मतलब जब वाई एक्स हमारा 20 हो जाएगा तब भी हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 रहेगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा दी बाउंड्री की। तो दूसरी कंडीशन में वही इक्वेशन 3 में पुट करूँगा तो C1 आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया, आपने C1 C2 निकाल लिया, सही है। फिर वैसे आप वाई मैक्स अगर आपने निकालना होता है ना, वाई मैक्स, तो उसके लिए आप x की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हमने यहाँ वाई मैक्स निकालना ही नहीं है। हमने यहाँ पे जो निकालना है वो निकालना है स्ट्रेस। तो अब जो हमारा स्लोप है वो है ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू ये मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ले ली, हमने यहाँ पे सबसे पहले ली है इक्वेशन 1, ये वाली, क्योंकि इसमें स्लोप है, हमें स्लोप भी मालूम करना है ना। हमने ये वाली इक्वेशन में बोला कि हमें C1 की वैल्यू तो पता है, ठीक है, हमें C1 की वैल्यू तो पता है, और हम कह रहे हैं कि जब x हमारा 0 होगा तो हमारा y 0 होगा, लेकिन हमारा स्लोप 0 नहीं होगा।
ये समझ आ रही है? इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि समझो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया, तो ये मेरी इक्वेशन थी, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है, क्योंकि ये स्लोप की वो है, स्लोप की इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। तो मेरे पास सबसे पहले तो क्या इक्वेशन बनती है, ई आई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है 333 के। पहले तो मेरे पास ये बन गया। अब क्या होता है, जो आपका स्लोप है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर देखे तो स्लोप किसके बराबर होता है, वैसे तो सर ने मेरे ख्याल से बताया था थीटा के बराबर होता है, या मैंने शायद गलत देख लिया था, यहाँ तो स्ट्रेस के बराबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एट मैक्स मोमेंट या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आपका शेयर स्ट्रेस जो है वो ज़ीरो होता है, और आपका स्लोप भी जो है वो ज़ीरो होता है। तो मेरे ख्याल से शेयर स्ट्रेस को हम यूँ लिखते हैं, शेयर स्ट्रेस को तो यूँ ही लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये सीन है कि हम इन दोनों को ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जो आपका स्लोप है डी वाई ओवर डी एक्स वो बराबर है स्ट्रेस के। तो मैंने यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स की जगह स्ट्रेस लिख दिया, सही है, स्ट्रेस एट पॉइंट ए की बात, क्योंकि पॉइंट ए की बात करें ना अभी हम, तभी तो हमने एक्स को ज़ीरो लिया पॉइंट ए पे। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आता है, यहाँ से अब आपके पास एक ही इक्वेशन बन जाती है, सही है। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम देकर छोड़ दिया। वैसे तो ये सॉल्व हो गया ना, ई की वैल्यू, अच्छा हमने यहाँ पे इसलिए शायद छोड़ा क्योंकि सवाल में ई और आई की वैल्यू नहीं गिवन। अगर ई और आई गिवन होती तो आपको यहाँ पे पहला स्टेप तो कंप्लीट हो जाए, सवाल में स्लोप मांगा हुआ है, तो ये आपके पास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम सेगमेंट काट रहे हैं बीसी का। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, और शेयर की जो वो है वो ऊपर की तरफ लिया डायरेक्शन, जबकि हमने जब ये वाला सेक्शन अपना काटा था तो इस सेक्शन में हमने एंटी क्लॉकवाइज और नीचे लिया, और अगले सेक्शन में हमने क्या लिया, क्लॉकवाइज और ऊपर। सही है, उल्टा लेना है जो भी सेगमेंट आप काटोगे, स्टार्टिंग से करोगे। जैसे एक बीम है, इसके एंड पे जो है ना वो क्लॉकवाइज लग रहा है। अब यहाँ पे आपने दो सेक्शन करना है, तो सबसे पहला सेक्शन मैंने बोला यार कि मैं ये वाला सेक्शन काट दूंगा, ओके हो गया। अब यहाँ क्लॉकवाइज लग रहा है तो मैं यहाँ पर कौन सा काटूंगा, यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगा। सेकंड मैं सेक्शन काट रहा हूँ ये वाला, और शेयर की वैल्यू जैसे पहले वाले में नीचे ले लेना, अगले वाले में शेयर की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर काट के क्लॉकवाइज लिया है, और ऊपर वाले मोमेंट को जब काटा तो एंटी क्लॉकवाइज लिया, और एंड में आपका आ रहा है क्लॉकवाइज। क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? ओके, तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज लेंगे। सबसे पहले वही हो गया कि अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो पहला कट लगाओगे, पहला हमने यहाँ पे कट लगाया, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब जब दूसरा कट मैं लगाऊंगा तो मैं इसके ऑपोजिट लूँगा, सही है, इसके ऑपोजिट नहीं ले रहे, इसके ऑपोजिट लेंगे। जो आपने पहले काट चुके हैं ना, अगर पहले काटने के बाद आपने उसको क्लॉकवाइज ले लिया तो अब जब काटोगे तो एंटी क्लॉकवाइज लोगे इस साइड से। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, सही है, ये मोमेंट आ गया, शेयर आ गया, 8 की फोर्स लग रही है 20 किप का, हमारे पास मोमेंट लग रहा है। समीशन मोमेंट एट अ पॉइंट ओ लगाना है यहाँ पर, तो ओ पे हमारे पास एक मोमेंट है और एक 8 की फोर्स लग रही है x2 के डिस्टेंस पे। अच्छा, x2 हमने सिर्फ आसानी के लिए लिया है, वरना ये डिस्टेंस क्या बनेगा, अगर आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट को याद करो तो हमारा ये बनना चाहिए, हमारा जो ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए डिस्टेंस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिर्फ हमने आसानी के लिए लिखा है। हमारे टोटल डिस्टेंस है 30, सही है, और हमारा यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये x है, जो हमें नहीं पता, जो हम यहाँ पे काटेंगे वो डिस्टेंस x कहलाता है, और टोटल 30 है। तो ये छोटी सी वैल्यू जो है ये हो गई 30 माइनस x, सही है ना। अगर ये पूरा 30 है और ये 30 माइनस x है तो ये कितना हो गया, x बच जाएगा। तो मैंने बोला कि x2 बराबर है 30 माइनस x के, और मैं इसको आराम से सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के आसानी के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने इसको x2 रख दिया यहाँ पे, सही है, प्लस मोमेंट लगाया, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, x2 आ रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो यूँ बनेगा। अच्छा, इसमें बनाना भी नहीं है ग्राफ, तो फिर से हम वापस यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सेगमेंट BC के लिए भी हम स्ट्रेस निकालेंगे, मतलब पॉइंट B के लिए निकालने किसके लिए, चलो देखते हैं। फ्लेक्चर फार्मूला आ गया, हमने डबल इंटीग्रेशन कर ली उसकी, और हमारे पास यार ये y क्यों नहीं ले रहे डबल इंटीग्रेशन के बाद, एक इंटीग्रेशन में ये आ गया, अगली इंटीग्रेशन में y क्यों नहीं आया, आना चाहिए, खैर जो भी है, जो भी चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गई, दो इक्वेशंस बन गई हैं, और यूजिंग बाउंड्री कंडीशन पे हमें पता है कि x2 इज इक्वल टू 0 तो y भी इज इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है यहाँ पे सीन कि हमारा जो वो है
यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओह एक मिनट, शायद मैंने गलती किया। हमने जो सेगमेंट बी सी लिया है ना, हमारा बी सी कहाँ पर है? हमारा बी सी यहाँ पर है, इस पूरे पे। तो जो हमारा x है, x2 है। अच्छा एक और चीज़ आपने देखनी है कि x2 की हमने फिर जो कंडीशंस है ना वो भी उल्टी लेनी है, क्योंकि x1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x1 यहाँ पर 0 है, लेकिन हमारा जो x2 है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो x2 मेरा यहाँ पर 0 है और यहाँ एंड पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 10, क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस 10 है। ये आप लोगों को समझ आया? अगर मैं x1 के थ्रू सॉल्व करूँगा ना तो x1 मेरा यहाँ पर 0 है और मेरा x1 यहाँ एंड पे जाके 30 हो जाएगा, और जबकि x2 मेरा यहाँ पर 0 है और आगे जाके ये 10 हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ आ गई। और ये हमने जो काटा है ये कहाँ से कहाँ तक कट सकता है? ये 0 से लेके x2 जो है आपका वो 10 तक जा सकता है, सही है। और ये मतलब C पॉइंट से लेके आपका जो x2 है वो B पॉइंट तक जा रहा है। ये आपने गौर करना है, ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, इन्हें आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? सबसे पहले तो ये बन गया, आपने ये लगा दी कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? x2 इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x2 इज़ इक्वल टू 0। तो आपका जो y भी है वो 0 है। क्या बोल रहा है भाई? ये अजीब गलत लिखा हुआ है यार, यहाँ पे 10 होगा भाई। ये देखो ना, सीधा सीधा पता चल रहा है भाई हमारा। सबसे पहले आप ना डायग्राम में खुद ही देख लो कि यार y 0 कहाँ पे होगा। देखो x1 जब 0 है तो ya आपका क्या है? 0। x जब आपका क्या है? 20 है तो y भी कितना है? 0। यहाँ की बात करते हैं, जब मेरा x जो है वो 0 है तो मेरा y 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन फोर्स लगी नहीं रही ना। लेकिन जब मेरा x2 जब मेरा 10 हो जाएगा, जब x2 यहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट पे तो 0 है ना, तो मेरा y भी 0 हो जाएगा। सही हो गया? तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि जब मेरा x2 10 है तो मेरा y भी 0 है। y भी, अच्छा y किस इक्वेशन में आ रहा है? y इस इक्वेशन में आ रहा है, यहाँ पर भी y नहीं लिखा हुआ था। तो अब इस इक्वेशन में y आ रहा है भाई, इसमें कोई उसमें हो जाती है गलती, वो कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है भाई जिसने भी बनाया पूरे नोट्स बना के भेजे हैं, बहुत नेकी का काम किया है भाई। उसके लिए दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह ताला इसको जो है जज़ाए खैर अता फरमाना, आमीन। अच्छा तो क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ पे x2 हमारे पास 10 रख दिया, x और y हमने यहाँ पे 0 रख दिया। ओके, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है C3 और C4 की। यहाँ पर हमारा 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे हमारा C2 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे x जो है हमारा 0 नहीं है, वरना यहाँ पे 0 होता है, ये 0 होता है, C4 आ जाता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। ओए होए मैचिंग कंडीशन आ गई भाई, ये क्या होता है यार? शिट यार, मैचिंग। अच्छा भाई मैचिंग कंडीशन ये होता है कि बाउंड्री कंडीशन तो हमने लगा लिया, आपको समझ आई। मैचिंग कंडीशन ये होता है कि यार एक बी में A B C, अब मैंने इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ जो मेरा ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये मेरा जो पहला सेक्शन है वो A से लेके B तक कहीं भी कट सकता है, सही, कहीं भी। तो मैं बोलूँगा एक ये पॉइंट हो गया मेरा, और जो मेरा बी सी है वो मेरा कहीं भी कट सकता है, लेकिन मैक्स यहाँ पर है। तो मैं बोल रहा हूँ यार एक सिमिलर इन तीनों सेक्शंस में एक सिमिलर पॉइंट आ रहा है बी का, सही है ना, क्योंकि ये यहाँ से भी कट सकता है, यहाँ से भी कट सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को बीच में से काटता हूँ तो इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, सही है ना, लेकिन साइन कन्वेंशन उल्टी हो जाएगी। तो इन दोनों का जो स्लोप है थीटा, देखो यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, ऊपर स्लोप को स्ट्रेस लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर थीटा हमने चेंज कर दिया। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होना चाहिए, क्योंकि डिवाई ओवर डी एक्स भी स्लोप है, थीटा भी स्लोप है और स्ट्रेस भी स्लोप है, सही है। यहाँ हो सकता है ऊपर गलती हो, या ऐसे भी कर लो, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो अब आपको मैचिंग कंडीशन समझ आई कि उस पॉइंट पे जहाँ पर आपके दोनों सेक्शंस मीट करेंगे उनका स्लोप मैच होना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे मैच होगा। ये इस तरह से मैच होगा आपका कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यार। ये देखो हमारा जो कर्व है वो यहाँ बनता है, सही है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है फ़र्ज़ करो, और ये पॉइंट C है। तो इस पॉइंट B पर जो स्लोप है वो बराबर है। तो अगर पॉइंट AB देखूँ मैं, द स्लोप ऑफ पॉइंट AB, सही है, जो कि एरिया अंडर द कर्व आएगा। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? चलो ऊपर बना देता हूँ। तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो बराबर होगा किसके? एरिया अंडर द कर्व ऑफ BC के। लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वहाँ जा रहा है, सही हो गया। ये मैचिंग कंडीशन है आपकी।
तो दोनों के स्लोप जो है पॉइंट बी पर दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। ये मैचिंग कंडीशन है आपकी। तो अब हम यहाँ पर मैचिंग कंडीशन ये हाँ ChatGPT ने बताया था, वैसे मुझे कुछ भी नहीं पता था, जिसने बता दिया भाई। व्हेन स्ट्रक्चर मेड ऑफ टू और मोर कनेक्टेड पार्ट दे मेक पार्ट स्मूथली एट पॉइंट वेयर दे मीट एंगल्स तो द जॉइनिंग पॉइंट मस्ट मैच प्रॉपर्ली और डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम। सही, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस सवाल में। हमने दोनों के स्लोप बराबर रखे। स्लोप का क्या मतलब, हमने यहाँ पे लिख लिया कि x1 के लिए क्या स्लोप आ रहा था हमारा, इतना, और x2 के लिए हमारा स्लोप कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। अब आप बोलोगे भाई ये क्या कर दिया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो है। ये आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल पूरा क्वेश्चन है। सही है, हमारा यहाँ पे बीम कैसा बन रहा है, A, B एंड C बन रहा है। ये डिस्टेंस हमारा 10 है और ये डिस्टेंस हमारा 20 है। हम पॉइंट B पर मैचिंग कंडीशन लगाएंगे और हम क्या है स्लोप की बात करें तो हमने स्लोप कौन सी इक्वेशन में होता है हमेशा, जहाँ पर dy/dx होता है इक्वेशन 3। तो इसकी भी इक्वेशन 3 पकड़ लो और ऊपर वाले की भी इक्वेशन 3 पकड़ के खींच के एक जगह ला के रख दो। हमने दोनों की इक्वेशन 3 को एक जगह ला के पकड़ के रख दिया। ये dy/dx है जिसको हमने थीटा बोल दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर है, राइट हैंड साइड पे आपके जो दोनों की वैल्यूज़ आ रही थी वो थी। अब दोनों पे आप x की वैल्यू डिफरेंट डालोगे, सही है ना, क्योंकि पॉइंट B पर मेरा x1 जो है वो 20 हो जाएगा क्योंकि मेरा x यहाँ से चल रहा है। और अगर x2 की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो पॉइंट B पर मेरा x2 10 है, तो दोनों पे इस पर 20 डाला, इस पर 10 डाला और मेरी एक इक्वेशन जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, अगर मैं इन दोनों को बराबर बराबर रखता हूँ, इन दोनों को फर्स्ट करोगे EI जो है वो मैं वहाँ नीचे ले जाके डिवाइड कर देता हूँ इस पूरी से EI, क्योंकि हमारा मटेरियल सेम है ना, तो EI सेम होगा, EI से EI कट जाएगा दोनों का और इन दोनों की ये वाली चीज़ें बराबर बराबर रखी जाएंगी। और बराबर बराबर सॉल्व करने से मुझे यहाँ पे C3 की वैल्यू दिख रही है। तो जब मेरी C3 की वैल्यू दिखेगी तो मैं इसको यहाँ इस कंडीशन में डाल के C4 की वैल्यू भी निकाल लूँगा। अब मेरी C3, C4, C1, C2 सारी C आ गई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने डिफ्लेक्शन निकालनी है y एट पॉइंट C, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने मुझसे जो डिफ्लेक्शन है वो पॉइंट C पर मांगी भी हो। ये क्या किया हुआ है भाई, ये क्या किया हुआ है भाई, फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलो जो भी है, डिफ्लेक्शन मांगी हुई है शायद, डिफ्लेक्शन कर्व, हाँ ये डिफ्लेक्शन कर्व ऐसा ही है। तो हमने YC पे मालूम करनी। अब YC पे देखो इस सवाल में, यार मुझे इसको जूम इन करना चाहिए था यार, सॉरी, अब ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा दिख रहा होगा। ये देखो ओए क्या बात है भाई। अब मैं देखता हूँ YC पर क्या हो रहा है। YC पर एट x1 इज इक्वल टू 30 एंड x2 इज इक्वल टू 0, YC इज इक्वल टू वॉट। YC हमारा 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीचे से कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही, तो YC पे कुछ बेंडिंग, यहाँ पर हमारी जो बेंडिंग है देखो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हमारी एक्चुअली बेंडिंग इसमें मैंने आपको शुरू में बताना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पर मेरी बीम है तो मेरी बेंडिंग यूँ होगी क्योंकि हमारी यहाँ ऊपर से फोर्स नहीं लगी, बस यहाँ से लग रही है। तो मेरी जो ये डिस्टेंस है ये मेरा है YC, ये मैंने निकालना है। और ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, YC का डिस्टेंस जो है वो आ गया हमारे पास। काफ़ी लंबा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको इसमें सब समझ आ जाना चाहिए। तो YC के लिए हमने क्या किया है कि EI y2 इज इक्वल टू, हमने कौन सी इक्वेशन पकड़ी है, BC। सबसे पहली बात तो हम BC वाला सेक्शन पकड़ लेंगे, सही है, क्योंकि AB में तो Y आ ही नहीं रहा ना, AB में तो YC आ ही नहीं रहा, AB सेक्शन तो बस इतनी हद तक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमने जो पकड़ना है ना वो BC का सेक्शन पकड़ना है। अब BC का सेक्शन आपने पकड़ लिया, ये रहा, ये आ गए BC के सेगमेंट में आ गए। अब BC के सेगमेंट में कौन सा पकड़ोगे, कौन सी इक्वेशन पकड़ोगे, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। देखो एक इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है, एक इक्वेशन में स्लोप है और एक इक्वेशन में y मैक्स है, मतलब YC है। तो आपने ये वाली इक्वेशन पकड़ लेनी है क्योंकि आपने निकालना ही y मैक्स है ना, यहाँ पर y मैक्स मिसिंग है। तो ये वाली इक्वेशन पकड़ ली आपने, ये इक्वेशन पकड़ लेते हैं भाई। ये इक्वेशन मैंने पकड़ ली, ये रही, क्या बात है। यहाँ पर मैं C4 की वैल्यू डालूंगा, यहाँ पर मैं C3 की वैल्यू डालूंगा और y मैक्स में मैं देखता हूँ कि मेरा x2 0 है। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि जब मैं YC की बात करूँगा, यहाँ पर x2 कितना है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 10 है, तो YC की तरफ x2 मेरा 0 है। तो YC की तरफ मेरा x2 कितना है, YC की तरफ मेरा x2 आ गया 0। मैंने यहाँ पर ये भी 0 हो गया, मेरा यहाँ पर ये भी 0 होगा, मेरा यहाँ पर ये भी 0 हो गया। सिर्फ C4 की वैल्यू मेरा इसके बराबर हो गया अपॉन EI गिवन होता तो मैं तमीज़ से इसको निकाल लेता। डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब ये नीचे आ रहा है, इसलिए हमने उसमें भी नेगेटिव ले ली, नहीं इसका सॉरी कनेक्शन नहीं है, मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ, बस इतना ही है कि डायरेक्शन नेगेटिव इसलिए। तो आपका YC आ गया, EI की वैल्यू गिवन होती तो आप इसको सॉल्व कर लेते, नहीं गिवन तो आप इसको बस यहीं पे छोड़ दोगे। नेक्स्ट हमसे एंड में मांगी हुई इन लोगों ने कि आपका डिफ्लेक्शन कर्व आपने बताना है। अब कर्व आपको कैसे पता चलेगा, कर्व आपको पता चलेगा कि ये है
डिफ्लेक्शन कर्व, ऐसा आपका डिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ से है, एक सपोर्ट यहाँ से है और दूसरी एक फोर्स यहाँ से लग रही है, ये आपका डिफ्लेक्शन कर्व है। तो आपने दोनों की वाई वाली वैल्यू लेनी है, सही है। आपने क्या करना है, अपने दोनों की वाई वाली वैल्यू लेनी है। मतलब जो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी सी को जब आपने फ्लेक्चर लगवा के इंटीग्रेट किया तो दो तरह की इक्वेशन बनती है, एक डी स्क्वायर वाली बनती है, एक डी वाई ओवर डी एक्स वाली बनती है और एक वाई वाली बनती है। तो आपने दोनों की वाई की इक्वेशन पकड़नी है, ये दोनों की वाई की इक्वेशन पकड़ ली। उसके बाद क्या करना है, आपने जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू डालनी है। सबसे पहले C1 C2 C3 C4 की वैल्यू आपने तमीज़ से डाल दी है, एक्स आपने वहीं लगा रहने देना है और एक्स का आपने रेंज बता देना कि यार पहला सेगमेंट हमारा 0 से 20 तक जा रहा था और दूसरा सेगमेंट हमारा 20 से 30 जा रहा था। यहाँ पे x1 आएगा ना, फिर x2 क्यों आएगा? x2 आपका 20 से 30 थोड़ी जा रहा है, x2 आपका जाएगा 0 से लेके 10 तक। सही है ना। अगर आप यहाँ पे वैल्यू x2 ही पुट कर रहे हो तो यहाँ पे 0 से 10 तक जाएगा, 20 से 30 थोड़ी जाएगा आपका x2। सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है। बाकी सवाल में छोटी मोटी मिस्टेक से पॉइंट कुछ नंबर कट जाएंगे, तो जो कमी पेशी हो उसमें यू कैन फॉरगिव मी। बाकी ये सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये वाला है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, इसको मैं बंद कर देता हूँ।